दोस्तों गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के 17 एपिसोड में हम टनलिंग जैसा कुछ एस्पेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वही टनल जिसके लिए इस साल क्वांटम फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 साइंटिस्ट्स को दिया गया। तो क्यों ना हम अपनी दावेदारी भी ठोक दें अपने मॉडल से अगले साल के लिए। और ये मान लीजिए कि अगला साल भी क्वांटम फिजिक्स का ही है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के पीछे फिज़िक्स की ज़्यादा बात होगी, मैथमेटिक्स की तो बात हो चुकी है। खैर, 17 एपिसोड को चालू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमारे यूट्यूब वीडियोस जो हैं, जो भी लोग देखें तो पिछले वीडियो से मान लीजिए ना देखे हों तो तुरंत इस वीडियो को समझने में उनको दिक्कत ना हो। जी हाँ, हमने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल को कैसे ईजाद किया, इसके लिए क्विक रिकैप जल्दी से देखिए आप। रदरफोर्ड मॉडल सबसे पहला मॉडल था। थॉमसन मॉडल को अगर छोड़ दे, तरबूज वाला जिसमें बीए धसे हैं इलेक्ट्रॉन की तरह, तो रदरफोर्ड मॉडल सबसे खूबसूरत मॉडल पहला मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन एज अ प्लानिटरी मोशन में न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, मतलब एक्सेलरेट करेंगे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूसली लूज करेंगे, जिससे रेडियाई इलेक्ट्रॉन की धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करने में फेल रहा, तो बोर ने कहा कि नहीं, सर्टेन ऑर्बिट्स ही अलाउड है और जब भी उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। तो एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने इस पॉस्टुलेट से समझाने की कोशिश की, लेकिन न्यूक्लियस वही है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, फिजिक्स वही है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि कौन सा ऑर्बिट रदरफोर्ड ऑर्बिट है कि बोर ऑर्बिट है। दरअसल इस पॉस्टुलेट के पीछे हमने एक फिजिकल फिनोमिना खोजा और यहीं से हमारा स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल तैयार हुआ। हम ये मानते हैं कि जब भी बोर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक पार्टिकल नहीं बल्कि मल्टीपल पार्टिकल्स या क्लाउड के फॉर्म में होगा और जिनके मध्य एक स्टैंडिंग वेव होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी मान लीजिए लूज करना चाहेगा या लूज करा होगा, तो उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लोड करेगा कई पार्टिकल्स में और वो पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में इन पार्टिकल्स के बीच होगी। इससे पहले कि वो एक्सेलरेट करे और फटे, इससे बेटर है कि हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल एक पार्टिकल से नहीं बने हैं बल्कि उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन उनके मध्य स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती है। और ये स्टैंडिंग वेव और जो क्लाउड रहता है पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन संबंधित, आपस में मास एनर्जी इंटरेक्शंस भी होते रहते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेंट होते हैं, फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं और ये नोट्स का काम करते हैं स्टैंडिंग वेव्स के लिए। और यही नहीं, जो मास एनर्जी कन्वर्जन स्टैंडिंग वेव और नोट्स के मध्य होता है, तो ये नोट्स इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, जिससे एक हाफ वेव दो पार्टिकल्स के मध्य स्टैंडिंग वेव जो दूसरी हाफ वेव है दो पार्टिकल के मध्य स्टैंडिंग वेव से आपस में इंटरेक्ट कर सके। और इस तरह से जहाँ रिजिड नोड्स होंगे वहाँ पे वेवलेंथ कुछ डिफर कर सकती है, जहाँ नोड्स थोड़ा बदल जाएंगे एकाएक तो स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कुछ और हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स भी हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारे मॉडल पे स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में एज अ सिंगल पार्टिकल नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल क्लाउड और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है। वो बात अलग है कि न्यूक्लियस के प्रभाव में न्यूक्लियस के अराउंड एक्चुअली में ये पूरा अरेंजमेंट सिमेट्रिक हो जाता है, ऑर्बिटल में तब्दील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड एज अ ऑर्बिटल के फॉर्म में स्टैंडिंग वेव लिए रहता है न्यूक्लियस के साथ, जहाँ न्यूक्लियस एक मेन नोड का काम करता है, एक मुख्य खूंटे का काम करता है और बाकी सब जो नोड्स क्लाउड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो एक तरह से फ्लक्चुएटिंग नोड्स का काम करते हैं। और यही फ्लक्चुएशन जो पार्टिकल्स के हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, ये स्पिन भी देते हैं। और मास एनर्जी कन्वर्जन जो स्टैंडिंग वेव और नोड्स के मध्य होता रहता है, उसके कारण क्या बोलते हैं, आपस में ये पार्टिकल मास भी चेंज कर लेते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम भी कहीं ना कहीं ईजाद यहीं से होता है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने माना कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के रूप में न्यूक्लियस के अराउंड है और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है, तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधित हमने चीज़ें पिछले एपिसोड में रिवाइज कर दी है, तो टनलिंग के लिए हम वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट या कोई भी प्लेन लाइट, उसका एक पार्सल फोटॉन जो है
वो अगर इस और किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में उससे इंटरेक्ट करता है तो वो क्या बोलते हैं, अगर उसमें वर्क फंक्शन के बराबर या उससे अधिक एनर्जी है उस फोटॉन में, तो वो इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग वेव क्लाउड, एक गुब्बारे की तरह, एक बैलून की तरह वो न्यूक्लियस से अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले न्यूक्लियस के अराउंड था, अब वो क्लाउड फ्री हो गया न्यूक्लियस से, मतलब उनके मध्य जो स्टैंडिंग वेव है वो क्लाउड पार्टिकल्स ही बना रहे हैं, न्यूक्लियस जैसा हैवी नोड नहीं बन रहा है। इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जब भी वर्क फंक्शन से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी फोटॉन लिया होगा तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है h/0 के ऊपर, वर्क फंक्शन से ऊपर जो भी फोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, वो बैलून को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा। ठीक है, अब ये हमारे मॉडल में हम अब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, एटम से आज़ाद है, उसकी कुछ अपनी एक वेलोसिटी है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है, मल्टीपल पार्टिकल से बना क्लाउड है और उनके मध्य एक स्टैंडिंग वेव है। ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, वो सेंटर में होता, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आप इसको सिमेट्रिक बैलून मानिए। लेकिन मैंने क्या कहा, ये फ्लक्चुएशन, इनके पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो किसी और मास एनर्जी कन्वर्जन भी हो रहा है पार्टिकल्स के मध्य, इसलिए किसी एक मोमेंटरी एस्पेक्ट पे आप इसका शेप क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन में भी पा सकते हैं, और अगल बगल के पार्टिकल फेज में, आउट ऑफ फेज भी क्या बोलते हैं, एक दूसरे के पार्टिकल इस तरह भी हो सकते हैं मोमेंटरी एस्पेक्ट में। अब मान लीजिए ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरह से बिना किसी फील्ड के आज़ादी से ये फ्री बैलून जो है वो घूम रहा है एक वेलोसिटी v से। ठीक है, और उसके सामने एक बहुत दूर एक ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह स्थिर है, फ्री बैलून है, और वो क्या बोलते काफ़ी दूर है, उसको पता नहीं है कि ये हमारा जो बैलून है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बैलून की तरह है, वो उसको अप्रोच कर रहा है ना, उसको पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक केस तो ये ले लीजिए। दूसरा केस ये ले लीजिए कि उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद ये पता लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो उसके सामने था और काफ़ी दूर था, उसके तरफ आ रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं वो उसकी फील्ड से काफ़ी दूर था, इसलिए उसके विषय में उसको पता नहीं था। तीसरे आदमी को पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एकदम आइडियल पोजीशन पे है, उसके सामने से ये बैलून आ रहा है, उसको तो पता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन को चूँकि उसकी फील्ड की रेंज से बाहर है तो उसको पता नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बैलून मेरी उसके तरफ आ रहा है ना। लेकिन सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी दो इलेक्ट्रॉनों की होगी, एक इलेक्ट्रॉन जो क्या बोलते हैं उसके सामने से आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो स्थिर है उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 0 है ना। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम रिजिड होते, एकदम टाइट होते ना, तो केवल काइनेटिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन की है वही सिस्टम की ओवरऑल वो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी होती। लेकिन कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन तो सो रहा था, और उसके बाद हुआ क्या, वो पाता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है, और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है वो उसकी फील्ड से बाहर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जब उसकी फील्ड से बाहर चला गया, मतलब जो मेरे उसके तरफ आ रहा था, वो कुछ समय बाद उसको पता लगता है कि वो उसकी फील्ड से बाहर चला गया और वो उससे दूर जा रहा है। तो इसको हमारी भाषा में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टनलिंग कहेंगे। टनलिंग हम इसलिए कहेंगे कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम रिजिड होते, मतलब एकदम स्फीयर, एकदम टाइट स्फीयर होता, एक सिंगल पार्टिकल होता, और खुदा न खास्ता जो इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा था, जो एक जगह इलेक्ट्रॉन कहीं मान लीजिए एकदम खड़ा है, तो अगर उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी ना होती कि वो उसकी फील्ड को पार कर सके, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी उस इलेक्ट्रॉन को जो एक जगह स्टेशन पे है उसको पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही हमने अपना जैसे बताया कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह का बैलून है और उसके पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है और वो क्लाउड फॉर्म में है। तो ये जो क्लाउड है, ये जैसे ही एक जो सिटिंग इलेक्ट्रॉन है, कुछ समय के लिए उसको एक पॉइंट मान लीजिए, और उसकी फील्ड में जैसे ही आता है तो कुछ दूर तक तो वो आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगी, जब तक वो वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी तब तक वो आएगा, बढ़ेगा।
लेकिन उसके बाद वो रुक जाएगा। इस मध्य हम क्या कह रहे हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसने लूज किया, क्या किया, उसने लूज किया, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, वो फील्ड में चली गई। कहाँ फील्ड में चली गई, वो फील्ड में चली गई और मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन वो फील्ड में चली गई और वो एक तरह से जो एक बैलून की तरह इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको मानो जब वो सिटिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ अप्रोच कर रहा था तो कोई उसको रोक रहा था, तो वो बैलून कहीं ना कहीं एक तरह से क्यूबॉइड में बदल गया। किस में बदल गया, क्यूबॉइड में। और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली में फील्ड में, और फील्ड जो ज़्यादातर है वो जो क्यूबॉइड के अंदर स्टैंडिंग वेव है उसमें वो एनर्जी मान लीजिए लोकेट कर गई। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जैसे वो एक सिटिंग इलेक्ट्रॉन के फील्ड में आता है तो नोडल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बैलून क्यूबॉइड में बदल जाता है और क्यूबॉइड के मध्य जो स्टैंडिंग वेव है वो अब ज़्यादा एनर्जी लिए रहती है। जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसकी अब स्टैंडिंग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव में वो क्यूबॉइड बदल गया। अब ये क्यूबॉइड क्या है, रेस्ट पे है। क्या है, रेस्ट पे है। अब कुछ समय के लिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी थी कि ये जो क्यूबॉइड बनता है, चेंज इन नोडल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो ठीक जो इलेक्ट्रॉन एकदम आइडियल है खड़ा है उसके ठीक सेंटर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन था जिसमें एक काइनेटिक एनर्जी थी, बैलून था, वो बैलून कहाँ रुकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिटिंग इलेक्ट्रॉन है ठीक वहीं पे रुकता है और वहीं पे एक तरह से जो स्फीयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्यूबॉइड में बदल जाता है। बस क्यूबॉइड क्या है, अब एक जगह रुका हुआ है और जो बैलून आ रहा था इलेक्ट्रॉन का उसकी काइनेटिक एनर्जी अब इस क्यूबॉइड में अंदर एक्सटेंडिंग वेव में ऐड हो जाती है ना। अब मानिए क्योंकि जो हमारा बैलून आ रहा था रिजिड तो था नहीं, वो एक तरह से फ्लक्चुएट कर रहा था। तो अब मानिए कि कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन क्यूबॉइड में होता है, वो उसके पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि वो क्यूबॉइड वापस से क्या बोलते हैं स्फीयर में बदलने की कोशिश करता है सिमेट्री के लिए। तो वो चूँकि यहाँ पर क्या बोलते हैं पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं कोई, और सब एक ही दिशा, वैसे पूरी सिमेट्री से कोई ज़रूरी नहीं वाइब्रेट करें ना। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइड है वो एक तरह से फिर से स्फीयर की तरफ भागेगा, लेकिन एकाएक स्फीयर नहीं बन जाएगा। वो पहले फिर से क्या बोलते हैं एक तरह से सिलेंडर कहिए या इलिप्ट के फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो इलिप्ट है वो थोड़ा सा सेंटर से एक तरफ दूसरी तरफ ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, दूसरी तरफ ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, कुछ ऐसा वाइब्रेशंस पहले से ही जो स्फीयर था उसमें था वो ज़्यादा कुछ एक्सपैंड कर जाए, तो जैसे ही वो ज़्यादा एक्सपैंड, अब एक जो जिस इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द ये हो रहा है सिटिंग इलेक्ट्रॉन के, अब उसके पीछे साइड वो जो शेप चेंज हुआ क्यूबॉइड का वो ज़्यादा हुआ, उधर ज़्यादा नोड्स चले गए नेगेटिव चार्ज के, और जिधर से वो आया था उधर कम ही रह गए। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिटिंग इलेक्ट्रॉन जिधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उसके पीछे, और वो उधर जिधर उधर चेंज जहाँ पीछे तरफ जिधर से आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स के नोड्स उसके जस्ट पीछे हैं शेप चेंज के कारण, तो वो उसको उधर ठेलेगा, और जो इधर वाला शेप चेंज होने के कारण जो थोड़ा बहुत पीछे बचा हुआ है वो भी उससे दूर जा रहा है, और जो उसके पीछे ज़्यादा शेप चेंज होकर पीछे दूर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है। मतलब क्यूबॉइड जब भी सिटिंग इलेक्ट्रॉन के अराउंड इलिप्ट में बदलेगा इलिप्टिकल उस पर, तो होगा क्या कि दोनों तरफ के नोड्स इस सिटिंग इलेक्ट्रॉन से दूर में जाएंगे, दूर तरफ जाएंगे, और दोनों को वो ठेलेगा भी। लेकिन ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चूँकि अब दूसरी साइड है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो इलिप्टिकल सिस्टम है ये चांस है कि ये आगे की ओर बढ़ जाए, और एक तरह से कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड से जब दूर चला जाए और स्फीयर में कन्वर्ट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि यार ये तो मेरी फील्ड से बाहर हो गया, और जो स्फीयर मेरी तरफ आ रहा था, ऑब्जर्वर ने बताया कि अरे ये स्फीयर तो आपकी तरफ आ रहा था ना, लेकिन आपकी फील्ड में नहीं था तो आपको पता नहीं लगा। लेकिन अब क्या हुआ कि यही इलेक्ट्रॉन अब आपसे दूर जा रहा है। लेकिन मज़े की बात क्या है, जो सिटिंग इलेक्ट्रॉन के सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसका भी मोमेंटम उसी डायरेक्शन में है, और जब दूसरी तरफ दूर जा रहा है तो उसका भी मोमेंटम
उसी डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम भी नहीं चेंज हुआ, सिस्टम की एनर्जी भी वही रही, क्योंकि जब फील्ड में नहीं था वो फ्री इलेक्ट्रॉन था, अब भी फील्ड में नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। बस ये है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा था सिटिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ, और टनलिंग के बाद क्या हुआ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर रिजिड पार्टिकल्स होते दोनों इलेक्ट्रॉन, या कम से कम जो बैलून वाला इलेक्ट्रॉन रिजिड पार्टिकल होता, तो वो सेंटर पे आके रुक जाता, सेंटर के आके रुक जाता। लेकिन अगर वो क्या दूसरी तरफ जा ही ना पाता ना, लेकिन क्या बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्लक्चुएटिंग बैलून की तरह हो जाए, तो इस प्रक्रिया से वो क्या बोलते हैं, एक बड़े पोटेंशियल को भी वो पार कर सकता है ना, एक बड़े पोटेंशियल को वो पार कर सकता है। इसलिए टनलिंग स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में पॉसिबल हो जाती है, बस एस्पेक्ट चेंज हो जाता है। एस्पेक्ट क्या चेंज हो जाता है, क्योंकि सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन को पता नहीं था, उसकी फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन था नहीं ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है अरे ये तो कोई आदमी मेरी फील्ड को छोड़ के जा रहा है। कुछ ऐसा है कि हमको चूँकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के विषय में पता नहीं था, इसलिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम रोक नहीं पाए, लेकिन सिस्टम की एनर्जी लगभग उसी तरह, मोमेंटम लगभग उसी तरह, बस एस्पेक्ट चेंज हो गया कि जो चीज़ मेरे तरफ आ रही थी वो अब मुझसे हमेशा के लिए हाथ से निकल गई। तो फ्लक्चुएटिंग बैलून विथ चेंज इन एस्पेक्ट, कितनी खूबसूरती से ये टनलिंग जैसी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जो अपकमिंग जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अगर वो क्या बोलते हैं वो एस्पेक्ट है, तो एक एस्पेक्ट स्पिन का भी होता है। जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अगर मान लीजिए क्लासिकल सेंस में वो घूम रहा होता, मतलब मेरी दाएं आँख से बाईं आँख की तरफ इलेक्ट्रॉन की दो आँखें होती, तो अब वो क्या बोलते, जब दूसरी तरफ देखेगा ना, तो दाएं की जगह बाईं आँख हो जाएगी, लेकिन वो मूवमेंट अब बाईं से दाईं देखेगा ना, ये चीज़। लेकिन इलेक्ट्रॉन की आँखें नहीं होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन जरूर हो सकती हैं। तो क्या इस बीच स्पिन चेंज हुई क्या, इस प्रश्न को हम आपको छोड़ देते हैं, या ऐसा कुछ हुआ क्या, या जिस चेंज आप एक्सपेक्ट को हम बता रहे हैं, क्या ये स्पिन चेंज से पॉसिबल हुआ क्या ना, या इसकी स्पिन की ज़रूरत ही नहीं थी, सिस्टम इस तरह से बहुत अच्छे से समझा दिया गया। इस एपिसोड को छोड़ते हैं, और कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं कि क्यूबाइड जो सीटिंग इलेक्ट्रॉन के सेंटर पे बने, उससे पहले भी बन सकता है, लेकिन इनफ फ्लक्चुएशन मौजूद, अगर इनहेरेंट इनफ फ्लक्चुएशंस मौजूद है, तो कुछ केसेस में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड चेंज शेप करते समय फिर भी सेंटर के आगे दूसरी तरफ जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन उसको ठेल के दूसरी तरफ भेज सकता है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को टनलिंग का विथ फ्लक्चुएटिंग बैलून मॉडल एंड चेंज इन एस्पेक्ट स्टैंडिंग वे मूविंग नोड्स मॉडल में आपको पसंद आया होगा। पिछले एपिसोड्स को भी आप सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल फ्रेंड, मेरी बहन का क्या बोलते हैं वो आईडी है, उस फेसबुक पे लाइव इंटरेक्शन भी आप सुनते रहिएगा। मेरा नाम मनीष जायसवाल, अरकन्ना चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। विश्व के सामंजस्य में इंडिया, मकान नंबर 869। चलिए रखते हैं। थैंक यू सर।